हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सवात में दहशतगर्दी का नासूर एक बार फिर जो सर उठा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं और इस हवाले से रियासत से कहां पर गलती हुई है और क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये दहशतगर्दों की एक्टिविटीज़, इनकी क्या बेस है, मतलब ये कहां से आ रहे हैं, सवात जैसे इलाके में ये कैसे पहुंच रहे हैं। हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, इस रीजन के जो हैं, जो इस इलाके को कवर करते हैं, उनसे मैंने बात की है और थोड़े बहुत जितने भी हो सके हैं जो फैक्ट्स हैं और जो डिफरेंट अवामिल हैं वो मैं आपके सामने आज पेश करूँगा। 3 दिन पहले सवात के लोगों की भयानक यादें एक बार फिर ताज़ा हो गईं जब मिलिटेंट्स ने अटैक किया एक स्कूल वैन पर जिसमें 2 बच्चे ज़ख्मी हुए और उस वैन का जो ड्राइवर था वो शहीद हो गया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि सवात जैसा इलाका जहां पर बड़ी मुश्किलों से अमन कायम हुआ था, 2009 में यहाँ पर दहशतगर्दों का प्रॉपर राज था, तो उसको इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद उसको पीस को रिस्टोर किया गया, इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई इकॉनमी को उठाने के लिए, और 10 साल बाद हम फिर वहीं बैक टू ज़ीरो। मतलब ये क्या हमारी रियासत की यहाँ पर क्या क्या गलती हैं, ज़रा यही हम देखेंगे। मतलब उनकी यादें आज तक वो ज़िंदा हैं। जब 2009 में ये मुल्ला फजलुल्लाह का यहाँ पर कब्ज़ा था, उसका अपना रेडियो था, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी टोटल उसका वहाँ पर कब्ज़ा था, और वो जो लाशें हैं लोगों को मार कर लटकाया करता था लोगों को डराने के लिए, औरतों पर कोड़े बरसाए जाते थे। जिसकी दाढ़ी नहीं है, जो कोई म्यूज़िक सुन रहा है, उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, और फिर लोगों को मतलब अपना टेरर बिठाने के लिए लोगों के सामने एग्जांपल्स पेश की जाती थी। और जब हम गए थे एक दफ़ा 2014 में, हम मिंगोरा गए थे, तो लोगों ने वो जगह दिखाई थी जहाँ पर ये लाशें लटकाया करते थे दहशतगर्द। तो वहाँ पर इतनी मुश्किल से लोगों ने, केपी पुलिस ने और आर्मी ने ऑपरेशन करके उस इलाके को क्लियर करवाया था। अभी 2 महीने पहले मैं सवात से होकर आया था, पूरी वैली से, सवात से माउडेंट तक मैं गया था, और इस वीडियो में मैंने पूरा अहवाल बताया था कि किस किस्म की इस वक्त वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, लोग कितने ज़्यादा खुश थे। मुझे बड़ी एक पॉजिटिव वाइब फील हुई वहाँ पर, और जिस बंदे से मैंने बात की वो खुश ही था। अनफॉर्चुनेटली ये सैलाब की भी बाद में कैफियत आ गई। तो उस वक्त जब मैं गया था ये 2 महीने पहले, तो लोग सैलाब के किस्से बता रहे थे, दहशतगर्दी के किस्से बता रहे थे, और लोग कह रहे थे कि बड़े अरसे बाद, मतलब हमें बड़ा अरसा लगा है अपनी इकॉनमी को सेट करते करते। और अब तो मैं जब कलाम में जब हम गए थे ये 2 माह पहले, तो बहुत ज़्यादा रश था। ये वीडियो आप देखिए, इसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर इकॉनमी बूम कर रही थी, और इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और सिर्फ 2 महीने में ही क्या से क्या हो गया है, और इसलिए सवात के लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं, सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस इलाके की, और उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी नामंजूर। इतना बड़ा मैंने इज्तिमा नहीं देखा सवात के रीजन में कभी। लोगों ने क्लियर पैगाम दिया है। लोग अब इनके जो स्टेट के खोखले नारे हैं उनसे तंग आ चुके हैं। लोगों ने क्लियर पैगाम दिया है कि अब हमने किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनना। जो हमारे साथ पहले खिलवाड़ किया गया, अब हमें उसका हिस्सा मत बनाया जाए, दहशतगर्दी को रोका जाए। कई जगहों पर सवात वैली में एहतजाज हुए हैं इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। क्लियर लोगों ने क्लियर मैसेज दिया है, और इसमें शायद JUIF के अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमने रिप्रेजेंटेशन देखी, जिसमें PTI, जमात इस्लामी, PTM, ANP, तकरीबन सारी ही जमातें थीं। अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किलों से जो पीस हासिल किया गया था 2009 में, जब ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन राह रास्त सवात वैली में, और उसके बाद एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई थी, पीस रिस्टोर किया गया था, इकॉनमी बूम कर रही थी, टूरिज़म बूम कर रहा है, तो अब ये सारी सूरत हाल क्यों दोबारा से पेश आ रही है? इसके पीछे कौन है? दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? तो इसके थोड़े से हम बैकग्राउंड में जाते हैं। अफ़गान तालिबान की जब गवर्नमेंट बनी अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद हमने देखा कि TTP के कुछ जो मिलिटेंट्स थे जिनके ताल्लुकात अच्छे थे अफ़गान तालिबान के साथ, ऑब्वियसली वो कुछ अफ़गानिस्तान में बेस करते थे, तो इसलिए लिंक्स बन जाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ हैं उनमें इजाफा कर दिया। तो पाकिस्तान ने फिर अफ़गान तालिबान से कहना शुरू कर दिया कि आप इनसे हमारी बातचीत करवाएं या इनको रोकें। और इन निगोसिएशंस के हवाले से पाक आर्मी की स्टेटमेंट्स भी आई ISPR की
कि हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं टीटीपी के साथ, और ये पूरे मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, हमने भी रिपोर्ट किया। पिछले साल ही मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था टीटीपी से, और उसमें जो सालिस का किरदार था वो अफ़गान तालिबान अदा कर रहे थे। हमने इस टॉपिक को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है। इन वीडियोज़ में सारी डेवलपमेंट्स आपको बताएंगे, जब इन नेगोशिएशंस का आगाज़ हो रहा था और किस तरह पाकिस्तान इनको लीड कर रहा था। बेसिकली पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान पर प्रेशर डालना शुरू किया कि आप इनकी कार्रवाइयों को रोकें। ऑब्वियसली आपके इनके लिंक्स भी हैं अफ़गान तालिबान के टीटीपी से, तो हमने इनको ये कहा कि आप इनको पाक अफ़गान बॉर्डर से थोड़ा सा दूर ले जाएं। जो इनकी महफूज पनाहगाहें हैं ना अफ़गानिस्तान के इलाकों में, जो पाक अफ़गान बॉर्डर के बहुत करीब हैं, जैसे ये पक्तिका और ये कुनड़ वगैरह, वहाँ पर हमने कुछ कार्रवाइयाँ भी की और अफ़गान तालिबान को भी कहा कि अगर आप ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहते तो आप इनको रोकें और इनको दूर ले जाएं। और इस हवाले से तालिबान पर काफ़ी प्रेशर था अफ़गान तालिबान पर, और हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में जो कई टीटीपी के मिलिटेंट्स थे, जो इनके कमांडर्स थे, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया। अब वो कौन लोग थे वो हमें नहीं पता, लेकिन वो सब कुछ अफ़गान तालिबान के अंडर हो रहा था, और अफ़गान तालिबान ने कुछ छापे भी मारे अफ़गानिस्तान में टीटीपी के कुछ कमांडर्स पर, तो उन्होंने कुछ किया। इसके अलावा फिर हमने देखा कि इस हुकूमत के आने के बाद, ये जो नई हुकूमत आई है पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी गई पाकिस्तान की जानिब से, कुछ हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स गई। फिर उनके मुल्ला याकूब ने भी ऐसे बयान दिए कि जी पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ कर रहा है अमेरिका बादर। इसको हमने इस वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया था कि अफ़गान तालिबान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं वो भी इतने कोई अच्छे नहीं रह गए इस हुकूमत के अंडर, तो उनसे कोई आप उम्मीद नहीं रख सकते कि जी वो बड़ा अच्छा कोई सालिस का किरदार अदा करेंगे या उनको रोकेंगे टीटीपी को। उस वक़्त ये जनवरी के करीब जनरल फैज़ हमीद जो पेशावर के कोर कमांडर थे, वो इन टॉक्स को लीड कर रहे थे, और उसके बाद उनको बहावलपुर कोर का कमांडर लगा दिया गया, और अब पेशावर कोर को सरदार हसन अज़हर हयात लीड कर रहे हैं, जो कि पेशावर के कोर कमांडर हैं। अब सवात में जो मिलिटेंट्स की ये ताज़ा मौजूदगी है, इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मिलिटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जो लोग कह रहे हैं लोकल लोग के, एक तो ये हो सकता है कि ये जो इनसे बातचीत हमने की थी, टीटीपी के साथ नेगोशिएशंस की थी, ये कोई उसका शाखसाना हो सकता है कि उनको वापस रिहेबिलिटेट किया जाए उनके इलाकों में, लेकिन उनके पास कोई हथियार वगैरह ना हो। मतलब ये किसी सेटलमेंट का हिस्सा हो सकता है, जो आर्मी से इनकी नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये उसका एक पार्ट हो सकता है कि ये वापस आ गए हों। लेकिन लोग इसमें कहते हैं, जो सवात के लोगों की बेचैनी है, वो ये कह रहे हैं कि हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा, हमें सारी इसकी डिटेल्स क्यों नहीं बताई जा रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र तो लोगों नहीं कर रहे हैं ना, लोगों के पास तो असलहा नहीं है उस तरह। तो कौन गारंटी देगा कि ये जो मिलिटेंट्स वापस आ रहे हैं ये असलहे के बगैर आ रहे हैं? कौन सी गारंटीज इनसे ली जा रही हैं? कौन इनसे निगोशिएशंस कर रहा है? क्या उसकी डिटेल्स हैं? वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? कितने मिलिटेंट्स वापस आ रहे हैं? किस ग्रुप से उनका ताल्लुक है? उनके पास असलहा होगा या नहीं होगा? वो वापस अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक पुराना बदमाश होता है, जब स्टेट उससे दोबारा सरपरस्ती उसकी करती है या दोबारा उसको सपोर्ट करती है, कोई मुआहदा वगैरह करती है, तो वो फिर सर उठाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उससे असलहा छीना जाए। अगर इन लोगों के पास ये जो पुराने, जो पूरी स्टेट से लड़ते रहे आज से 10 साल पहले, अगर आप इनको असलहा दोबारा देंगे तो ये तो बदमाशी करेंगे आपके साथ, और लोगों के साथ भी वो तो फिर अपनी रेट कायम करने की कोशिश करेंगे। उनकी तो ज़िंदगी यही है। और जो सीज़ फायर की बात हो रही है, इस हवाले से कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हुआ कि इनको वापस लाया जाएगा इन एरियाज़ में। हमने देखा है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन वो बड़े आर्जी किस्म के हुए हैं, 15 दिन के, 1 माह के। कोई प्रॉपर एग्रीमेंट इस हवाले से हमारे सामने नहीं है जिसमें इन मिलिटेंट्स को वापस आने का कहा हो पाकिस्तान में, इनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ में। अभी हमने देखा था, ये जो 2 माह पहले खबरें आई थी, उसमें भी आज़ादाना घूम रहे थे ये सवात के इलाके में। जो प्योचार वैली है, जो इनका पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड था तालिबान का, टीटीपी का, और उसको किस तरह क्लियर करवाया था कि रिटायर्ड जनरल हारून असलम ने बड़ा एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया था SSGs के साथ, और प्योचार वैली को क्लियर करवाया था। तो उस प्योचार वैली में भी इनकी प्रेजेंस की इतलात थी, और उस वक़्त भी एक इन्होंने वीडियो जारी की थी टीटीपी ने, जिसमें इन्होंने पाक आर्मी और
पुलिस के कुछ जवानों को पकड़ा हुआ था और बाद में रिलीज़ कर दिया था लोकल जिरगे की मदद से। अब वापस आते हैं उस पॉसिबिलिटी पर कि ये किस डील के तहत आ रहे हैं। मतलब क्या इनको कोई आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि सवात तक इन मिलिटेंट्स का आना अफ़गानिस्तान से अगर ये आ रहे हैं किसी डील के तहत, ये बहुत मुश्किल है। अगर ये तौरखम के रास्ते तो आ नहीं सकते, वहाँ तो बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट होती हैं। तो कुछ जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं लोकल, उनके ख्याल में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो चित्राल वाला बॉर्डर है ना, ऊपर से चित्राल के रास्ते से आ रहे हैं, फिर ये दीर, ये पूरा जो मालाकंड डिवीज़न है आपका, ये दीर के थ्रू ये सवात वैली में आ रहे हैं और एक रास्ता चित्राल से ये कुमराट की तरफ और कुमराट से फिर ये अतरौड से होते हुए ये मतलब कलाम और सवात वैली में एंटर हो रहे हैं। तो ये एक इनका रूट बताया जा रहा है कि ये एक पॉसिबल रूट है मिलिटेंट्स का, जहाँ पर चेक एंड बैलेंस थोड़ा मतलब कदरे कम होता है दूसरी साइड्स की निस्बत। लेकिन अगर वो दीर वाली साइड से आ रहे हैं तो दीर में तो पूरी हुकूमत कायम है, वहाँ पे चेक पोस्टें आर्मी की, पुलिस की। तो ये वेपन्स वगैरह की तरसील ये किस तरह हो रही है, मतलब जो इनके पास ये जो हमले कर रहे हैं, इन्होंने एक पीस कमेटी पर भी हमला किया, स्कूल वैन पर किया, फ़ौजियों को अगवा किया। तो इतने धड़ल्ले से ये जो घूम फिर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है ये असलहे के साथ घूमना और उस रास्ते से पूरा आना। तो ये कुछ रास्ते तो हैं जिनको ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र क्यों नहीं रखी जा रही और असलहे के साथ ये क्यों वापस आ रहे हैं। अगर कोई डील है तो उसको सामने लाया जाए, सिंपल। असलहे के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इन सारी चीज़ों के हवाले से लोकल्स को एतमाद में लेना पड़ेगा। जो आपके जो लोकल जिरगे होते हैं या जो अमायदीन होते हैं, उनको एतमाद में लेना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं बताएंगे जो स्टेट जो भी मुज़ाकरात कर रही है, तो फिर ऑब्वियसली लोगों की बेचैनी में इजाफा होगा। और लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में निकल कर यही पैगाम दिया स्टेट को कि अब हम आपके खोखले जो दावे हैं उन पर यकीन नहीं करेंगे, हमें क्लियर गारंटीज़ चाहिए। और एक ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इनकी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं अभी लेटेस्ट, के जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, इनके सहूलतकार जो बैठे होते हैं, और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इनके जो स्विच है वो ऑन ऑफ करती रहती हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर। तो स्लीपर सेल्स और इनके जो लोकल सहूलतकार हैं जो उन इलाकों में बसते हैं, वो भी एक फैक्टर हैं इनके एक्टिव होने के हवाले से। इसके अलावा हमने कुछ वीडियोस में टीटीपी की नई स्ट्रेटजी का भी जिक्र किया था। 2014 में जो ज़रबे अज़्ब किया था ना रहील शरीफ के अंडर, उसने टीटीपी की काफ़ी हद तक कमर तोड़ कर रख दी थी और ये भाग भूग गए थे। इनके सारे जो धड़े थे वो बिल्कुल तकसीम हो गए थे और ये बहुत बड़ी तादाद में इनके जो मेन कमांडर्स थे वो अफ़गानिस्तान में भाग गए थे। मतलब आप कह सकते हैं टीटीपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और इसी वजह से 2017 के करीब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। टीटीपी ने स्ट्रैटेजी क्या बदली कि अब हम जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ किया करेंगे, फ़ौज और पुलिस के ख़िलाफ़। और इस हवाले से पिछले साल इनके पम्फलेट्स भी हमने देखे और इन बेसिकली इसके पीछे इनका मतलब माइंडसेट ये था कि हमने पब्लिक के अंदर अपना अच्छा इमेज कायम करना है कि अब बच्चों पर और बाज़ारों पर आम मतलब सिविलियंस पर हमने अटैक नहीं करना। एपीएस के बाद याद है ना इन्होंने इसको क्लेम किया था और इन्होंने कहा था कि हर उस मतलब बंदे को हम मारेंगे जो पाकिस्तान के स्टेट के साथ होगा। और बहुत बुरा मतलब वहाँ के 2014 के बाद इनका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। जो थोड़ी बहुत कुछ लोगों में हमदर्दी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने 2018 के बाद ये स्ट्रैटेजी बदली है कि सिविलियंस पे अटैक हम नहीं करेंगे, हम ज़्यादा ये आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस से हम लड़ेंगे। अब ये अपने वो ऑफिशियल मैसेजेस में कहते हैं, करते क्या हैं ये हमें नहीं पता। मतलब ये नैरेटिव ये अब फैलाने की कोशिश करते हैं कि जी अब हमारी जंग सिविलियन से नहीं है, हमारा जो भी बातचीत है या जो भी जंग है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से है। एक ऑब्वियसली इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त एक बहुत गंदी गेम खेली जा रही है। एक हाइब्रिड वॉरफेयर का आगाज़ हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त यूरोप में एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर का आगाज़ हो गया यूरोप में, और अफ़गानिस्तान में हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हाइब्रिड वॉरफेयर एक हकीकत है जिसमें फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आप ये वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त एक फुल फ्लेज हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ी जा रही है। जो पिछले साल हम बड़ा अमरीकियों को आंखें दिखा रहे थे ना कि हमने आपको बाहर निकाला है, तो
बड़ी चीज़ों का पाकिस्तान से शायद बदला भी लिया जा रहा है। अमेरिकन सफ़ीरों को हम देखें तो वो बड़े आज़ादाना घूम रहे हैं, वो तोरखम बॉर्डर का भी विज़िट कर रहे हैं। पूरी स्टेट को ऐसे लग रहा है कई जगहों पर, मतलब वो अब क्या कहें, मतलब वो पाकिस्तान की स्टेट के बहुत क्लोज़ हुए हैं आजकल अमेरिकन्स। तो जहाँ पर अमेरिकन एक्टिविटी की बात होती है वहाँ पर बहुत से शक भी जन्म लेते हैं, क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री है अमेरिकन्स की, CIA की, कि ये इस तरह की गेम्स खेलते हैं। और इस वक्त बहुत से एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स इस पूरे सूबे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम PTI की बात करें, PTI के नैरेटिव की बात करें, तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं PTI के कुछ लोग कि ये हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है, हमारे MNAs को धमकियाँ दी जा रही है। ख़ुद इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं। ये हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं और डिफरेंट हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त सुनने में आ रही हैं सियासतदानों की तरफ से या एक्सपर्ट्स की जानिब से। और ऑब्वियसली फिर इसमें सियासत भी जा रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो PTI की प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगा रही है, जो PTI की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो कह रहे हैं कि जी जितनी भी पीस निगोसिएशंस हैं या जो भी बॉर्डर मैनेजमेंट है वो तो आपकी फेडरल हुकूमत का काम है, तो वो उस हवाले से जवाब दे कि किस किस्म की निगोसिएशंस हो रही हैं। और PTI गवर्नमेंट से ये सवाल किए जा रहे हैं कि आपका सूबा है, तो इसमें स्टेट के सारे ऑर्गन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें कोई भी बरी ज़िम्मा अपने आप को करार नहीं इस हवाले से दे सकता। PTI की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया था। जो KP पुलिस थी 2014 के बाद आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा मतलब ये CTD वगैरह ने और पुलिस ने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी को काबू किया, अमन कायम किया। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दोबारा बनती है कि अगर ये दोबारा जन्म ले रही है चीज़ तो ये क्यों ले रही है। आर्मी की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सारी निगोसिएशन ज़्यादा तो आपकी पाक फ़ौज हैंडल कर रही है। तो इस हवाले से इन सबको मिलकर बैठना चाहिए। और ये मैंने कई वीडियोस में कहा है कि इस वक्त जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है ना पाकिस्तान में, इसका नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ना सिर्फ इंटरनली हो रहा है बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रहा है। रीजनल जो आपकी जो हैंडलिंग्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो आपके डिफरेंट आपके धड़े आपस में लड़ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो पावर स्ट्रगल है, उसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और ये पावर स्ट्रगल में ये सब कुछ भूल गए सब लोग और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉर्डर मैनेजमेंट उनका काम है। इसके अलावा असूलन तो जो भी बातचीत होती है किसी भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से वो उनको पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो फेडरल हुकूमत है, मुझे नहीं लगता इनकी कोई प्रायोरिटी है इस हवाले से। इनका तो सिर्फ ये है कि इमरान खान को किस तरह दबाना है। इनका एक ही गोल है, इनको नहीं पता कि TTP भी एक मसला है, वहाँ पे मसले जन्म ले रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ये ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं, उस हवाले से भी इनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है इस हुकूमत में। पिछली गवर्नमेंट हम देख रहे थे कि वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती थी, जो नई गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान की, लेकिन ये इस हवाले से नॉन सीरियस हैं। बिलावल और ये राना सनाउल्लाह वगैरह ये इनके ख़िलाफ़ बयान देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें ज़रूरत है मैच्योरिटी की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से और आर्मी की जानिब से। लोगों को बताया जाए कि किस किस्म की डील हो रही है, कितने लोगों को वापस लाया जा रहा है, किस तरह लाया जा रहा है, क्या मैकेनिज़्म है, कि कितनी उनको पावर दी जा रही है, कितना असलहा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। लोगों को एतमाद में लें, नहीं तो लोगों का एतमाद इस वक्त बहुत बुरे तरीके से शैटर हो रहा है पूरी रियासत के ऊपर से। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है पिछले 6 माह में, लोग बहुत बुरी तरह से मायूस हैं। इस वक्त सिर्फ अपने केसेस से जान छुड़वाने की बात हो रही है और मुल्क के जो इतने संगीन मसाइल हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और ये जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा कुछ भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस वक्त सीरियस नहीं है पाकिस्तान के साथ, और दुश्मन आपके ख़िलाफ़ पूरी प्लानिंग में कामयाब हो रहा है। सवात की अवाम अब खोखले नारों पर यकीन कभी नहीं करेगी, इसलिए वो इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं सड़कों पर। जो खुशी मैंने उनके चेहरों पर देखी थी, जो वो इकॉनमी की बात कर रहे थे, जो वो टूरिज़म की बात कर रहे थे, आजकल वहाँ पर सीज़न भी नहीं है तो उनका काम वैसे ही कम हुआ है। और इस सारी सूरत हाल में अगर दहशतगर्दी भी रियासत नहीं रोक पाएगी तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। फिर वो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि ये तो एक फेल्ड स्टेट है, बनाना रिपब्लिक है, जो ना हमें रोज़गार प्रोवाइड करता है, ना हमारी वो जानों की हिफाजत करते हैं, तो ये कैसी स्टेट है।
तो इस लेवल पर ना ले जाएं कि लोग बिल्कुल ही मायूस हो जाएं स्टेट से। और किसी भी मुल्क के लोग अगर मायूस हो जाएं, ये सबसे बड़ा हथियार होता है दुश्मन के लिए, और यही सबसे बड़ा गोल होता है हाइब्रिड वॉरफेयर का, कि लोगों को मायूस कर दो, फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करो, उनके आपस में लोगों को लड़वा दो और इतना ज़्यादा क्यास पैदा कर दो कि लोग इस मुल्क को छोड़ने की बातें करें। और आज मैं लाहौर में, मतलब जो इतना बड़ा एक कमर्शियल हब है पाकिस्तान का, मैं ये सवात की बात नहीं मैं कह रहा, लाहौर में जिस आप यूथ से मिलो वो कहता है पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कराची में आप खड़े नहीं हो सकते बाहर, 1 सेकंड के अंदर आपसे मोबाइल छीनने आ जाते हैं, आपकी इतनी मेहनत की कमाई 1 सेकंड में वो छीन के ले जाते हैं। पाकिस्तान की रियासत को अब सोचना पड़ेगा इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा सानहा हो जाए, बहुत बड़ा हादसा हो जाए। वैसे तो बड़े पहले भी हो चुके हैं। आप लोगों के तो बैकअप प्लान्स शायद तैयार हैं बाहर के मुल्कों में, गरीब लोगों के नहीं हैं। पाकिस्तान पर खुदारा रहम कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से वो आप शेयर कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये जो सारी मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या इनकी ये एक्टिविटीज़ किसी पीस डील का नतीजा हैं या नहीं? क्या रियासत इस बार सवात में दहशतगर्दी की लहर को टाइमली रोकने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।